नमस्कार, जन टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। आज खास खबर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा हुई है और आज पहले प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी अभिभाषण को लेकर और उसके बाद सदन की नेता यानी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो अपनी बात रख रही हैं और उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी और जिस तरीके से अभिभाषण में सरकार का जो खाका खींचा गया है, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ने अवाम के लिए लोक कल्याण के लिए दी, वो किस तरीके से कारगर है और कितना काम सरकार ने किया है इन सालों के अंदर, उन सभी का लेखा जोखा था और उसी को लेकर ये सारी चीजें। लेकिन अगर हम आज विधानसभा की बात करें तो आज की विधानसभा में शुरू से ही हंगामा हुआ है और दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट आज रहे हैं। और पहला मुद्दा सत्ता पक्ष के ही वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवारी ने उठाया, राजमहल होटल का वो मामला था और उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी सदन के अंदर अवैध बजरी का जो है वो मामला उठाया। क्या कुछ उन दोनों ने कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। तो एक ट्रैक्टर पे रॉयल्टी मिलती है 152 रुपए और ठेकेदार लेता है 820 रुपए। वो रसीद काटता है, उस रसीद पे कोई सीएसटी नहीं है, कोई आरएसटी नहीं है, कोई पिन नंबर बात करके फिर उनको कॉल करना और ट्रक की सवाल ले लेंगे। काटता है 2627 की और रुपए लेता है 10,050। तो ये जो डिफरेंस का पैसा है लंबा पूरा, इसको आंकोगे तो हजारों साधन रोज निकलते हैं, अरबों करोड़ों करोड़ रुपए ये ठेकेदार इकट्ठा कर चुका है। सरकार नेताओं अधिकारियों की मिली भगत है। बहुत बड़ा बजरी का घोटाला है और बजरी का घोटाला इतना बड़ा है कि अगर इसकी सीबीआई जांच हो तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा बजरी घोटाला है। मैं इसके अंदर सीधा सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि 5 साल से सरकार को 1000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो गया, अभी भी तय नहीं हो पाया कि लीज क्षेत्र कौन सा है, डिमार्केशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 3 मीटर से ज्यादा आप नदी को खोद नहीं सकते। इन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 मीटर तक खोद के नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया। पर्यावरण की बिना एनओसी के ये लीज धारक इतने मजबूत है कि आराम से अवैध खनन राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। जब ये न्यायालय में था तो इसको तोड़ने के आदेश क्यों दिए गए, और तोड़ने के आदेश ठीक थे तो फिर वापस खोलने के आदेश क्यों दिए गए, और इसके लिए कमेटी क्यों बनाई गई और निर्णय क्यों किया गया। और इसमें मैंने कहा कि इसके पीछे षड्यंत्र की बू आती है कि किसी के पास राज हो और किसी को दबाकर वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने प्रशासनिक कार्रवाई पर प्रश्न पूछा। देखिए, जो प्रश्न विधानसभा में सूचीबद्ध हो गया है, ये उस समय देखने की बात थी कि प्रश्न ग्राह्य है अग्राह्य। जब प्रश्न को ग्राह्य करके सूचीबद्ध कर दिया गया है तो इस विधानसभा में से बहुत से मामलों की चर्चा हुई है कि जो न्यायालयों में लंबित थे, फिर अध्यक्ष केवल इतना ही कहकर उसको टाल देते थे कि न्यायालय के निर्णय को प्रभावित न करें, ऐसी बात न कहें, बाकी उस विषय पर सारी चर्चा होती है। इसलिए विधानसभा पर यह कोई पाबंदी नहीं है कि न्यायालय में जो हो उस पर। चलिए, विधानसभा में क्या कुछ फिलहाल है, हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा सीधे विधानसभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, अगर बात आज की कार्यवाही की करें तो कई तरीके के मुद्दे जो हैं वो उठाए गए और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही और मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। देखिए दुर्गेश, बुधवार को जिस तरह से हंगामा होता उसके लग रहा था कि पता नहीं है डेडलॉक कहीं बना नहीं रहे, टूटेगा नहीं टूटेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि ये 199 जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता और आवाम की उन्होंने सुनी और बहस जारी रही। प्रश्नकाल भी हो रहा, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आए, जिनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव के जरिए भी बोलने का अवसर मिला। दूसरे जो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग के जो रूल्स हैं उसके अनुसार भी बोलने का मौका मिला। इस वक्त हमारे साथ भंवर सिंह भाटी जो कांग्रेस के विधायक हैं, हनुमान बेनीवाल जो एक जुझारू युवा विधायक हैं, नवीन पलानिया जी हमारे साथ हैं जो राजपा के विधायक हैं। मेजर जो आज इश्यू रहा उसमें एक जो राज परिवारों की प्रॉपर्टी है और खासकर राजमहल प्रकरण था उसको लेकर के एक सवाल था
हनुमान बेनीवाल हमारे साथ में, प्रश्नकाल में इन्हीं का सवाल था और एक बजरी खनन का जो मामला था वो भी उठाया गया है जिसमें अन्य सदस्यों ने भी सहयोग किया। और नवीन पलानिया हमारे साथ में है। इन्होंने अभिभाषण पर बहस के दौरान जब मुख्यमंत्री रिप्लाई दे रही हैं तो उसका वॉकआउट उन्होंने किया। तो मैं पहले पलानिया जी के पास में जाना चाहूंगा कि वॉकआउट का कारण क्या रहा। पलानिया जी, आपने वॉकआउट किया, सब लोग मौजूद है, क्या रहा कारण? आज गवर्नर के अभिभाषण पे बोलने का आखिरी दिन था और मेरी पार्टी के 4 विधायक हैं राजपा के, उनको 20 मिनट का समय मुकर्रर था। जब आसन पर उपाध्यक्ष महोदय विराजमान थे तब से मैंने मेरी पार्टी की तरफ से बोलने का उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था। निरंतर मैं इंतजार करता रहा और जानबूझकर मुझे मेरी पार्टी की तरफ से 1 मिनट बोलने का मौका भी नहीं दिया। बीच में बीजेपी वालों को बुलाते रहे, किसी को नहीं टोका। बाद में कांग्रेस वालों को बुलाया, जो जमींदारा पार्टी है जिसके केवल 2 विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में सरकार का साथ दिया था, उनको भी मौका दिया। और आज जो हुआ है सदन के अंदर, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती कि विपक्ष का गला घोट करके एक पूरी पार्टी का 1 मिनट का समय भी नहीं दिया। ये घोर अन्याय हुआ है। तो ये सीधा आप जो है व्यवस्था अध्यक्ष कर रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। मैं अध्यक्ष पे बार बार गुहार करता रहा कि आप न्याय करिएगा। ये सरासर अन्याय है। किसी एक पार्टी को जिसके 4 विधायक हैं उसको 1 मिनट भी अभिभाषण पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जबकि 20 मिनट का समय उनके पास था। जानबूझकर उन्होंने ये किया है। और उसके बाद में अब जाकर के बीच में समय बढ़ाया गया है। तब भी मैं वापस जाकर के पहुंचा कि अब समय क्यों बढ़ाया गया है। क्या ये कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत नहीं है कि केवल मेरे को रोकना चाहते थे? इतना क्या डर है इस सरकार को कि अगर नवीन पिलानिया बोल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं आपके पास में आऊंगा। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ में। हनुमान जी, आपने राजमहल पैलेस प्रकरण को उठाया और जो जवाब आया उस घनश्याम तिवारी भी आपके साथ रहे, किरोड़ीलाल मीणा, आप दोनों का क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था, उन्होंने सपोर्ट किया। क्या माना जाए, जो मंत्री का जवाब था उसमें उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट्स में अगर कोई लंबित मामला उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती, लेकिन आपका सवाल था तो जो जवाब था उस पर कोई रिएक्शन आपका? सबसे पहले तो हाई कोर्ट के अंदर जा ही नहीं सकते आप। तो संविधान का अनुच्छेद 363 है। जब कोविनेंट के अंदर ये तय हुआ था, उस समय जब रियासतों का विलय हुआ था कि ये संपत्तियां तो राज परिवारों की होगी, ये राज्य सरकार की होगी, कुछ भारत सरकार को संपत्तियां दी थी। वो संविधान का अनुच्छेद 363 ये कहता है कि संपत्तियों का विवाद के मामले में आप कोर्ट नहीं जाओगे। तो दोनों ही कोर्ट चले गए। तो इन्होंने संविधान के 363 का उल्लंघन किया है। और ये सब जुडिस नहीं है मामला। सवाल लगा था, उसका जवाब आया था। हमने खन्ना कमेटी और उससे पहले श्री राम गोटेवाला कमेटी, उसके बाद यूडीएच की कमेटी बनी थी, इन सब का जवाब मांगा था। निश्चित रूप से दोनों, सरकार भी और राज परिवार दोनों हाईकोर्ट गए। और हमारा एक ये कहना था कि भाई अगर मामला सब जुडिस है तो आपने राजमहल पे सरकार ने ताला क्यों लगाया, और अगर ताला लगा दिया तो फिर थूक के क्यों चाटा, फिर ताला क्यों खोला। इस बात को लेके और हमने बात रखी थी, लेकिन सरकार ने इस मामले को, हमारे सवाल को बिल्कुल यहाँ डिलीट कर दिया। जो जवाब दिया उसमें भी डिलीट है। सिर्फ जो लिखित में हमारे पास जवाब आया वो गुमराह किया, गोलमाल किया। और राजस्थान की जनता को जानने का अधिकार है कि आजादी के 70 साल बाद कौन सी प्रॉपर्टियां राजघरानों की है, कौन सी प्रॉपर्टियां सरकार की है और कौन सी प्रॉपर्टियां भारत सरकार की, जानने का आम आदमी को अधिकार है। इसके अंदर आम जनता इसकी ओर देख रही है। मिला जुली का खेल है सर जी। एक क्योंकि 2 बातें हैं यहाँ पे कि जब प्रोसीडिंग में आपका क्वेश्चन आ गया तो इसे कोई टेक्निकल मिस्टेक माने या फिर सरकार जवाब देने से बच रही है? सरकार जवाब देने से बच रही है, क्योंकि सरकार को दोनों तरफ से नुकसान है ना। और अंदर खाने की बात तो ये भी है कि वसुंधरा जी भी कई राजघरानों की प्रॉपर्टियों में कब्जा करना चाहती है, जैसे कि मैडम की शुरू से आदत है, ये रही है, इन्होंने कब्जे भी किए हैं। अब जो राजा है तो राजा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। तो सरकार नहीं चाहती थी कि इस मामले को लेकर सदन गरमाए, इसलिए इसको बीच में देखे और इसको बीच में सदन को स्थगित कर दिया। मैं वापस आपके पास में आऊंगा। भंवर सिंह जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के विधायक। भंवर सिंह जी, बजरी का मामला रहा, बजरी के मामले में आप लोग भी सहयोग कर रहे थे। बजरी काफी महंगी है और बजरी को लेकर के जो सवाल ये खड़ा किया गया था, हनुमान जी ने उठाया, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने उठाया, कहा कि चलिए जो भी, हम सरकार के जवाब से संतुष्ट हैं, लेकिन लीज वो तो तय कीजिए, कब से वो खनन तय शुरू होगा। वो खनन किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर प्रोसीडिंग का हवाला दिया जा रहा है। तो मंत्री जी का जो जवाब है उसको लेकर के थोड़ा मुझे कंट्रोवर्सी लगती है। क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, बजरी खनन के मामले में जो रॉयल्टी के ठेकेदार हैं, वो समय अवधि पूरी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में के सहारे पर उन्होंने ठेके को लगातार चला रखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सरकार की जो नेग्लिजेंसी है या सरकार की जो मिलीभगत है, वो इस बात से साबित होती है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में बजरी माफियाओं के खिलाफ पैरवी करने के लिए वहां आज तक उपस्थित नहीं हुई है। और उसकी वजह से राजस्थान की आम जनता को, राजस्थान की जनता की जो गाड़ी कमाई है, उसका पैसा कुछ बजरी माफिया है उनके पास जा रहा है। और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल जाना चाहिए, जिससे कि सरकार राजस्थान के आमजन को राजस्व की हानि नहीं हो। मांगा हनुमान जी, बजरी का बड़ा महत्वपूर्ण था और वास्तव में जनता से जुड़ा मुद्दा है। बजरी हर व्यक्ति की एक जरूरत है। मकान कोई भी बनाता है, बाहर कोई नहीं रहता। 2022 तक सरकार का भी लक्ष्य रखा है कि हम सबको आवाज देंगे। बजरी की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आप लोगों ने जो सवाल खड़ा किया था, इसमें ऐसी कहीं कोई आपको लगती है कि आशंका या संदेह है? लगातार टीटी अपना जवाब दे रहे थे। टीटी तो वही जवाब दे रहे थे जो उनको लिख के दिया था। 10,000 करोड़ का घोटाला तो हो गया बजरी के अंदर, और 2018 तक अगर वसुंधरा रही तो ये घोटाला और भी बढ़ेगा। बजरी की जो दरें, पहले एक बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली 500 रुपए के अंदर आती थी और 5-7 हजार के अंदर बजरी का ट्रक आता था। वो बजरी का ट्रक अपन मकान बनाने के लिए लाएंगे तो 25,000, और ट्रैक्टर ट्रॉली भी लाएंगे तो कम से कम 3,000 रुपए के अंदर बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली आती है। और किसी किसान के खेत के अंदर अगर बजरी निकल गई और अपने खेत से बजरी लाता अपने घर बनाने के लिए, तो उसमें भी रॉयल्टी बढ़ा के, और ये 172 रुपए की जगह उसमें भी 800, 1000 और 1200 रुपए की रसीदें काट रहे हैं। अभिभाषण पे बहस हुई, अभिभाषण का समापन भी हो गया बहस का, तो क्या कहेंगे ओवरऑल अगर हम बात करें तो? ओवरऑल तो देखो, सरकार अपना टाइम पास कर रही है। सरकार को पता है 2018 के अंदर ये 5-7 पे रह जाएंगे, इसलिए अपना टाइम पास कर रहे हैं। जितना राजस्थान को लूट सको लूट कर, ये तो वसुंधरा जी लंदन भागना चाहता है ऑल ओवर। ये जी, आपको मौका मिला किस बात का? अभिभाषण पर नहीं मिला, और हमें तो नहीं मिलता, फिर भी हम तो संघर्ष करते रहेंगे। पिलानिया जी को नहीं मिला, 9 निर्दलियों को नहीं मिला, दूसरी बसपा को नहीं मिला। अब ये तो मौका देना, तो सत्ता पर चला रही, लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये तो मुझे लग रहा है थोड़े दिनों बाद ये भी कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियों को विधायक आना ही बंद कर दे, हम आएंगे सिर्फ बीजेपी। ये भी हो सकता है लास्ट। ये तो सरकार के इशारे पे चल रहा है ना टोटल। जी, चलिए बजरी पे वापस मैं लौटना चाहूंगा। टीटी से हमारी बात हुई है। टीटी साहब का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन में मामला है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, टीटी को कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है इसके बारे में, तो जो लिख के दिया, बोल दिया, अधिकारियों ने तैयार किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि बजरी के अंदर आप खनन 3 मीटर से ज्यादा नहीं करोगे, और 10-10 मीटर तक बजरी नदियों के अंदर 10 मीटर तक बजरी खोदी है, मूल स्वरूप नदियों का बिगाड़ दिया। बहुत बड़ा घोटाला बजरी के अंदर हुआ है, और इस समय सीधा सीएमओ बजरी घोटाले के अंदर लिप्त है। हाँ, बजरी पे आप कुछ कह रहे हैं क्योंकि आपके पार्टी के अध्यक्ष ने मामला उठाया था। बजरी में जो बहस चली और जो मंत्री ने जवाब दिया, उसमें एक विसंगति ये है जिसका खुलासा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि जब तक एनजीटी का क्लियरेंस नहीं मिले तब तक उसको खनन करने की इजाजत दी जाती है। बात यह है कि ये सरकार जो है वो एनजीटी का क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं ले रही है, इसलिए उसकी अभी तक लीज ही तय नहीं हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने ये कहा कि जो लीज होल्डर है उसको भी लेनी थी, लीज होल्डर को ही लेनी है, और आज दिन तक उसकी लीज ही नहीं हुई है। ये टेम्पररी उसमें चल रहा है, तो वो टेम्पररी चलाता रहेगा। सरकार को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले और वो लीज ले, इस पे आना चाहिए। और जो मंत्री महोदय ने कहा कि 1100 करोड़ रुपए का हमने उससे राजस्व वसूल किया है, तो ये तो पूछना चाहिए मंत्री और सरकार से कि जब उसको दी थी तो कितना खनन करना था, माइनिंग प्लान क्या था, कितनी बजरी वो निकाल सकता था, उसके लिए वो राशि थी। ये अभी तक बात नहीं आई। वो बजरी निकाल ले 10,000 करोड़ की और आप उससे 1100 करोड़ ले लेते हो, तो कहां का न्याय है? ये बात आई नहीं है अभी तक। शर्तों में यह होता है कि आप इतनी बजरी खनन कर सकेंगे, इतने करोड़ हम आपसे लेते हैं। वो बिंदु कहां आया है? और आज दिन तक जब माइनिंग प्लान नहीं है, माइनिंग प्लान में ये सारी चीजें आती हैं। एक मेरा छोटा सा सवाल और है। आपको अभिभाषण पे आप कह रहे हैं कि मेरे को बोलने का अवसर नहीं मिला, और सीएम का रिप्लाई भी आ गया। ऐसा क्या है जो आप कहना चाहेंगे अभिभाषण पर? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इतनी लंबी बात मैं यहां नहीं कर सकता। मैं तो इतना बताता हूं कि इस दफे का जो अभिभाषण है, इससे थका हुआ, हारा हुआ
अभिभाषण नहीं हो सकता। पिछली अभिभाषण की और इस अभिभाषण की तुलना करेंगे तो इसमें बिल्कुल नोटबंदी की छाया दिखती है, सिकुड़ के इतना सा रह गया है। हनुमान जी, क्या वजह मानी जाए कि इस बार नरेंद्र मोदी को काफी वेटेज दिया गया है कई में? वो तो नरेंद्र मोदी वसुंधरा नाराज है ना लंबे टाइम से, इसलिए सोच रही भाई कि मुझे हटा नहीं दे यूपी चुनाव के बाद, इसलिए उनके गुणगान अभिभाषण में कर दिए। लेकिन राजस्थान की जनता 2018 के अंदर इनका छोपड़ा साफ कर देगी, मोदी भी नहीं बचा पाएगा। चलिए, मैं बजरी पे एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे बजरी को लेकर के, क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है। आप लोग इस लड़ाई को यहाँ विधानसभा में ड्रॉप करेंगे कि कहीं हमारी लड़ाई सड़कों पे चल रही है। किरोड़ी लाल जी ने बहुत बड़ी रैलियां की थी, मैंने नागौर में रैली की और अब बाड़मेर में रैली होगी। हम जयपुर को घेरेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे, भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे, जवानों को रोजगार दिलाएंगे, किसान का कर्जा और बिजली माफ कराएंगे। हमारी जंग जारी रहेगी। तो आपने सुना दुर्गेश, अभी हनुमान बेनीवाल बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हाउस और सड़क दोनों पे हमारी जंग जारी रहेगी, जनता के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के अभिभाषण बहस का जवाब उन्होंने दे दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश को विकास उन्मुखी बनाएंगे और हम कमिटेड हैं कि हम प्रदेश को आगे लेकर के जा सकेंगे। चलिए, हमारे साथ किरण माहेश्वरी जी इस वक्त है, सीनियर मिनिस्टर हैं। किरण जी, अभिभाषण का ओवरऑल हम देखें, बहस जो रही, क्या माना जाए इसे? बहुत ही अच्छी बहस रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिपक्ष के जितने भी सवाल थे, जो उतना उन्होंने गुमराह किया था सदन के अंदर, वो सारी चीजों को बड़ा स्पष्ट किया और सब चीजें बताई। उन्होंने बिजली के संदर्भ में बताई कि किस तरीके से कितना कर्जा था और उस 80,000 करोड़ कर्जे को कैसे हम लोगों ने, उस सब होते हुए भी हमने कहीं पर भी किसी तरीके से किसान के ऊपर या लोगों के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं डालते हुए सारा जो कंपनी का घाटा था इनका, वो सब सरकार ने अपने ऊपर लिया, लेकिन जनता को उससे कहीं पर भी आहत नहीं होने दी। इसी तरीके से उन्होंने सड़कों के संदर्भ में बताया कि कितनी 21,000 किलोमीटर की सड़कें जो प्रदेश के अंदर बनी, उसके बारे में उदाहरण दिया। पानी के लिए बताया कि कांग्रेस ही थी कांग्रेस ने योजनाएं जो स्वीकृत करी थी, 18 योजनाएं लास्ट 6 मंथ्स में वो स्वीकृत करके चले गए, जिसके ऊपर कोई बजट नहीं रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया उन लोगों को असली चेहरा कि कैसे कॉलेजेस को केवल घोषणाएं करके चले गए और ऐसे करीब 32 कॉलेज, जिन कॉलेज का 6 महीने के अंदर उन्होंने घोषणा करी और उसके लिए कहीं ना तो जगह थी, जमीन थी, ना कोई तरीके का फंड उसके ऊपर एलोकेटेड था। तो ये जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने केवल अपना भाषण और भाषण के अंदर हर चीज के लिए ये कहना कि इसकी जांच कराइए, उसकी जांच कराइए, कांग्रेस के समय में जितने जो भ्रष्टाचार और जो घोटाले हुए, वो सारी जो जांच जो हो रही है, वो जांच के संदर्भ में तो वो सदन नहीं चलने देते। जब जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बात आई कि कैसे उसके अंदर भर्तियां की गई इन्होंने और कितना उसमें घपला हुआ, वो सारी चीजों के संदर्भ में वो चर्चा नहीं होने देते और सिर्फ आरोप लगाना ही एक उनका मकसद रह गया, लेकिन बिना तथ्य के और सिर्फ हवाई फायर कर रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये लोगों के सामने सारी बात आई है कि ये जो अभिभाषण है, वो अभिभाषण के अंदर हर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सवाल का जवाब नेता प्रतिपक्ष और उनके सारे प्रतिपक्ष के लोगों का दिया है। जी, कुछ चीजों के अंदर जांच की मांग की है उन्होंने कि जांच होनी चाहिए। जांच होने में कोई ऐतराज नहीं है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच हो और उस जांच का परिणाम जब तक नहीं आए उससे पहले हम किसी आरोप प्रत्यारोप में फंसने तो वो बात गलत है। जांच जो है वो जांच हो जाए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी सामने आए, ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जितने जो जांच है कांग्रेस के समय की, वो भी जांच होकर और उस सारी चीजों का परिणाम जब आने लगा है तो अब इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। तो किरण माहेश्वरी जी ने साफ कहा है कि जांच में कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए, जांच से डरता कौन है, जो फैक्ट्स हैं वो सामने हैं। और आज तो आरटीआई का युग है कि कोई भी आरटीआई लगा करके भी आम आदमी भी इस जांच को करवा सकता है। चले, फूलचंद जी भिंडा इस वक्त हमारे साथ में है, एक बार मैं उनसे मुखातिब होऊंगा। दुर्गेश भिंडा साहब, बजरी लीज का मामला जो आया और उसमें सीधे सीधे आरोप भी लगाए गए, क्या माना जाए कि वास्तव में इसकी तह में जाना चाहिए? आरोप कुछ भी लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण से सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में अस्थायी जो लाइसेंस है उसके ध्यान में रखते हुए बजरी का जो वसूली थी वो प्रॉपर तरीके से सरकार कर पा रही है और उसमें काफी हद तक सफल हुई है। लगभग 1100 करोड़ का इनकम उन्होंने प्राप्त की है। इस कारण से न्यायिक प्रक्रिया के कारण से जरूर सरकार पर दबाव खुलकर पूरा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने प्रयासों से
कोर्ट की मर्यादाओं में रहते हुए भी काफी कुछ किया है। कुछ मामलों में जांच की भी बात कही है कि जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने जब अपनी बहस के लास्ट में जब वो क्वेश्चन उठा रहे थे तो उस दौरान कहा कि कुछ मुद्दों पे जांच होनी चाहिए। सब करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले अनुमति तो दे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर लीज उनको दी है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट की जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी या अंतिम निर्णय नहीं होगा तब तक सरकार कैसे कोई कदम उठा सकती है। तो दुर्गेश, देखिए, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के और बहस का जवाब आ चुका है मुख्यमंत्री की ओर से। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित कर दिया है। और जो दिन भर की अगर कार्रवाई की बात करें तो बजरी खनन और राज परिवारों की जो जमीनें हैं उनका मुद्दा विशेष रूप से आज के लिए कहा जा सकता है। दुर्गेश, जिस तरीके की अभी तक की स्थिति दिखी है और जो बड़े बड़े मुद्दे निकल के आए हैं, वक्त बढ़ाने की बात भी कही है, तो मुख्यमंत्री के जवाब आने के बाद क्या वापस से एक बार वक्त विधायकों को मिलेगा? क्योंकि राजपा के विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। हनुमान बेनीवाल ने भी नाराजगी जाहिर की है। तो ये जो नाराजगी, क्या इसको लेकर, ये वक्त को लेकर थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं? ये बात ठीक है कि जो बहस रही, बहस के दौरान मुझे जो लग रहा था पहले कि बुधवार को जिस तरह की स्थितियां बनी है, पता नहीं कि गुरुवार को दिन जो है वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्या पोजीशन रहेगी। तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर अभिभाषण पर जो बहस थी उसका संपूर्ण हुआ। चले, एक विधायक शकुंतला रावत जी हमारे साथ में है जो बजरी खनन के दौरान इन्होंने भी कुछ बोला था। शकुंतला जी, बजरी खनन का मामला बड़ा ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और सरकार का जो जवाब था उस पर क्या कहेंगे? किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर देखें, बजरी का जो मुद्दा था उस पे जो सरकार का जवाब था, सरकार ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। वो तो आनन फानन में उस मुद्दे को लेकर के उसको समाप्त करने की वो कर दी और किसी भी मुद्दे का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और बजरी खनन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज पूरे राजस्थान के लिए। सभी जगह राजस्थान में जो अवैध खनन हो रहे हैं, जो लीजें दी जा रही हैं, किस तरह से उनकी एक्सटेंशन बढ़ाई जा रही है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है, कलंक की बात है जी। एक राज परिवारों की जमीन का मामला भी आया था। बिल्कुल, जो राज परिवारों की जमीन का मैटर आया था तो उसमें उन्होंने कहा कि जब न्यायालय में मैटर चल रहा है तो उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो यही था कि जब सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, आप ही जवाब दे रहे हैं, तो जब न्यायालय में मामला है तो क्यों सरकार ने हस्तक्षेप किया और क्यों तालाबंदी की, क्यों खोल दिया? ये सरकार की मनमानी है, एक तानाशाही शासन है, राजाशाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चले, दो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, बजरी खनन और राज परिवारों की संपत्ति का मामला, जो विधानसभा में दुर्गेश जैसे लगातार हम कह रहे हैं वो छाए रहे थे और उनपे सदस्यों का यही कहना है कि सरकार को जांच करानी चाहिए और जब क्वेश्चन लिस्टिंग हो जाता है किसी सदस्य का तो उस पर जवाब आना चाहिए। ये कहकर के टाला नहीं जा सकता कि ये कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि किरण माहेश्वरी ने साफ कहा है कि जो प्रोसीडिंग और रूलिंग है उसके अनुसार हम लोग हर बात पे चर्चा करने को तैयार हैं और हर पहलू का जवाब देने को भी तैयार हैं। दुर्गेश, तो बिल्कुल ये एक बढ़िया एक मुजाहरा जो है वो आज देखने को मिला सारे लोगों ने मिलकर, और जिस तरीके के गतिरोध की लगातार बात सामने आ रही थी कि इन मुद्दों को लेकर गतिरोध बना रहेगा, लेकिन गतिरोध टूटा और उसके बाद सभी को अपनी बात रखने का सदन में मौका मिला। एक बड़ी बात है। और अब मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब भी पेश कर दिया है। तो कुल मिला के कहें कि सबको अपनी बात कहने का मौका जरूर मिला है। अगर विपक्षी बात करें तो उन्होंने जरूर माना है कि थकावा अभिभाषण था, कई चीजें इसमें गायब थी और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वाहवाही अभिभाषण में की है तो उसको लेकर भी कई तरीके के कटाक्ष जो है विपक्ष की तरफ से जरूर देखने को मिले। लेकिन कहीं न कहीं सारी अगर सरकार की अब तक की जो उपलब्धियां हैं उसको ही अभिभाषण के तौर पर रखा जाता है और वही सरकार ने किया है और उसके ऊपर अब मुख्यमंत्री का भी जवाब आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की कार्रवाई जो विधानसभा की रही वो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कहें तो दो मुद्दे रहे। एक तो राज परिवार से जुड़ा हुआ जो मुद्दा राजमहल होटल का है वो रहा, और दूसरा अवैध बजरी खनन को लेकर जो मामला चल रहा है विपक्ष की तरफ से लगातार इसको उठाया जा रहा है और इसी दो मामलों के ऊपर गर्मा गर्म बहस भी हुई है। रही बात अभिभाषण के जवाब देने की, तो प्रतिपक्ष ने भी जवाब दिया और कई मुद्दों को उठाया, कानून व्यवस्था की भी बात उन्होंने की और सभी मुद्दों को जो अभिभाषण में संजोया था उसके ऊपर कई प्रश्न प्रतिपक्ष ने खड़े किए। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से सदन की नेता वसुंधरा राजे ने अपना जवाब आज पेश किया। फिलहाल
खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ है राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी। सैनी साहब, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। 3 साल सरकार के दूसरे कार्यकाल को हो गए और मैं कहूंगा कि दूसरी पारी सरकार में एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपकी भी हुई। ये 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, कृषि, किसान और गांव से मेरा जुड़ाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन का मंत्री बनाया। 2003 से 2008 तक का जो हमारा कार्यकाल था उसमें बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखे थे, लेकिन उन ड्रीम को पूरा करने का जो अवसर आया जी, वो 2013 से लेकर जो अब तक का जो कार्यकाल है उसमें हम लोगों ने उसको सफलतम तरीके से पूर्ण करने का काम किया है। ऐसे कोई मेजर चीजें थी जिनको आप लोगों ने उस समय आइडेंटिफाई किया हो? सरकार चली गई थी लेकिन अब जिन्हें पूरा करने का लक्ष्य लेके चले हो? देखिए, दुर्भाग्य रहा पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन रहा, उस वक्त में हमारे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट